देखो पिछली क्लासेस के अंदर में हमने एक्चुअली हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था, हम लोग का जो एक्चुअली टॉपिक चल रहा था वो था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सबसे पहला पॉइंट जिसको हमने बोल के रहा था कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इसी के जस्ट आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, वो था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बना के रखा था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ये तो मैं समझा दूंगा। लेकिन मैं केवल एक क्वेश्चन ये पूछ के रखा था कि अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर में, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर में अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैक्सिमम बच्चों ने ये आंसर किया था, और जितने बच्चों ने ये आंसर किया था वो सारे के सारे आंसर गलत हो गए थे। क्यों हो गए थे ये मेरे को बात समझ में नहीं आया, या तो फिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, या ये भी हो सकता है कि आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे होंगे, प्रॉपर रिवाइज नहीं कर रहे होंगे, या जो भी होगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्यों गलत हो जा रहा है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने क्यों ये आंसर को गलत किया था और इसका सही या प्रॉपर आंसर किस तरह से होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले पूछते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो सिंपल से डिफाइन करने चलूँ तो मैं सिंपल ये कह सकता हूँ कि जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर में, किसी भी प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर में अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में इंक्रीज हो जाता है। इस फिनोमेना को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कैसे अभी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे एक डील कर लेते हैं कि ये पॉइंट जो दिख रहा है बॉइलिंग पॉइंट, इस बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा क्या मतलब होता है। तो देखो इस बॉइलिंग पॉइंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन, मतलब ऐसे बोल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन का वह टेम्परेचर जिस पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर एक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जब किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नहीं, जब किसी सॉल्यूशन का किसी निश्चित ताप पर, या ऐसे लिख सकते हैं किसी ताप पर या किसी टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो इसे उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं गलना, नहीं क्वथनांक बोला जाता है। तो आप सिंपल से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का किसी टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो इसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए आप समझना कि अगर मैं कोई भी सॉल्यूशन ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक कंटेनर रखा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल में मैं प्योर सॉल्वेंट भर के रखा हूँ। इस प्योर सॉल्वेंट को मैं इस तरह से ले लेता हूं, या आप चाहो तो जो भी लेना चाहो लिख सकते हो, पर मैं प्योर सॉल्वेंट ले रहा हूं। ठीक है, इस प्योर सॉल्वेंट को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए या उसको उबालने के लिए या बॉईल करने के लिए मुझे जो भी यहाँ से हीट प्रोवाइड करना पड़ा था, उस हीट की मात्रा, ऐसे बोल जैसे मैं क्या किया कि ये प्योर सॉल्वेंट था, इस प्योर सॉल्वेंट को मैंने हीट प्रोवाइड किया। जैसे जैसे मैं इसको हीट प्रोवाइड करते जाऊँगा इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और इसका टेम्परेचर पहुँचते पहुँचते मान लेते हैं कि मान लो कि ये 227 सेंटीग्रेड, 27 ही लिखते हैं, एक्चुअल में इसको लिख लेता हूँ 10 या 200 सेंटीग्रेड लिख लेते हैं कि 200 सेंटीग्रेड पर इसका जो वेपर प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 200 सेंटीग्रेड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो सॉल्वेंट था, उस सॉल्वेंट को बॉईल करने के लिए मैंने कितनी टेम्परेचर दी है, 200 सेंटीग्रेड दिया है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में 200 सेंटीग्रेड है। अब मैं क्या करता हूं
कि इसी सॉल्वेंट के अंदर में मैं कुछ सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ। ध्यान देना, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कैसे। ये जो मैंने सॉल्वेंट बोल के रखा है, ये सॉल्वेंट एक्चुअल में वोलेटाइल सॉल्वेंट है। और वोलेटाइल सॉल्वेंट क्या होता है, मैं आपको बता रखा हूँ कि ऐसा सॉल्यूशन जो वेपर बनाने की कोशिश करते हैं या वेपर बनाते हैं, इन सॉल्यूशन को हम लोग वोलेटाइल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या किया, इस वोलेटाइल सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 200 सेंटीग्रेड था। इसको इसके अंदर भी मैंने कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया, और जो सॉल्यूट मैं ऐड किया हूँ ये एक्चुअल में नॉन वोलेटाइल्स है। नॉन वोलेटाइल्स का क्या मतलब है भाई, कि ये वेपर नहीं बनाते हैं, तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब मैं क्या करूँगा, देखो पहले इसके अंदर में प्योर सॉल्वेंट के अंदर में केवल एक ही कंपोनेंट हुआ करता था, मतलब ओनली ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन जैसे इसके अंदर में सॉल्यूट मैंने डाल दिया तो इससे बन चुका होगा सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के अंदर में दो कंपोनेंट आ चुके होंगे। कौन कौन से, एक तो सॉल्यूट आ चुका होगा और दूसरा इसके अंदर में सॉल्वेंट आ चुका होगा। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नहीं, इसका सॉरी बोलता हूँ, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने कितना बना रखा है, इसका मैंने बना के रखा है 200 सेंटीग्रेड। और बताओ सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कितना है, मुझे पता नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलकर ये क्या बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। अब इसी सॉल्यूशन का मुझे क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब मैं क्या किया कि बेटा अब बताओ इसके अंदर में दो कंपोनेंट है, अगर मैं इसको 200 मतलब इस सॉल्यूशन को अगर मैं 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ तो आप ये देखेंगे कि इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होने की वजह से एक सॉल्यूट भी है और दूसरा सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्यूट क्या करेगा, मान लो कि 200 सेंटीग्रेड दिया, उसमें से कुछ टेम्परेचर तो ये ले लेगा, कुछ टेम्परेचर ये ले लेगा। मान लेते हैं ऐसे कि भाई इसने कितना सेंटीग्रेड ले लिया, 10 सेंटीग्रेड। इसके पास कितना बचा, 200 आपने टोटल दिया था, उसमें से 10 तो सॉल्यूट के पास चला गया और इसके पास कितना बच गया, इसके पास बच जाएगा 190 सेंटीग्रेड। मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे मैं कल्पना कर रहा हूँ, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके पास 10 सेंटीग्रेड गया, इसके पास 190। अब बताओ जब पहले इस सॉल्यूशन को, इस सॉल्वेंट को आप 200 सेंटीग्रेड देते थे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता था। लेकिन अब बताओ बॉइलिंग पॉइंट बताओ, इसी सॉल्यूशन को अगर मैं 200 सेंटीग्रेड देता हूं तो इसको एक्चुअल में जितना टेम्परेचर मिलना चाहिए था उतना तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि कितना मिलना चाहिए था इसको 200, लेकिन इसके पास मिल क्या रहा है 190। इसका मतलब ये हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट अभी भी नहीं आया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। मान लो अब मैं कितना दे देता हूं इसको, 210 सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड कर देता हूं। जैसे मैं 210 सेंटीग्रेड प्रोवाइड करता हूं अब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 210 सेंटीग्रेड हो गया। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले कितना था 200 सेंटीग्रेड और अब कितना है 210 सेंटीग्रेड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जब मैं किसी सॉल्वेंट के, जिसे कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज हो जाता है। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। पहले इसे कॉपी करो, फिर आपको इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। हाँ, तो चलो आपने ये कॉपी कर लिया था। अब मैं इसका डेफिनेशन लिखवाने वाला था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक में उन्नयन का क्या मतलब होता है। तो चलिए लिख लेते हैं। लिखिएगा कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। कम नहीं, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये मैंने पढ़ाया भाई, बढ़ जाता है। इस घटना को
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में क्या बोल कर रखे थे, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलो ये तो आप कॉपी कर सकते हैं आराम से, किसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक ग्राफ प्लॉट करने सिखाने वाला हूँ। ग्राफ देखिएगा कैसे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बस एक ग्राफ बनाता हूँ, एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस। इसके एक्स एक्सिस पर मतलब इस डायरेक्शन पर मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं है। इस डायरेक्शन पर इस टेम्परेचर को हम कुछ मेंशन कर देते हैं, जैसे इस पॉइंट को मैं 0 बोल रहा हूँ, इसको 50 बोल रहा हूँ, इसको 100 बोल रहा हूँ, इसको 150, इसको 200। तो लिख लेते हैं, ये 0 है, ये 50 सेंटीग्रेड में है, तो टेम्परेचर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सेंटीग्रेड लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 200, कोई दिक्कत नहीं है। इधर इसका वेपर प्रेशर था, मुझे कितना वेपर प्रेशर उसका बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस पर मैं वेपर प्रेशर ले रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या किया था, प्योर सॉल्वेंट का जो ग्राफ था उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि भाई वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट को जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर प्रोवाइड करी तो उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होते गया होगा। तो मान लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पर 50 सेंटीग्रेड पर ए का जो वेपर प्रेशर था वो इस पॉइंट पर था। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा इसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होते जाएगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह से प्लॉट कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका क्या आ जा रहा है, इसका आ जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसे ऐसे कर लिखते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ये जो मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये कौन सा पॉइंट है, तो इसको बोलूँगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 ATM लिख सकते हो। इसको हम लोग हिंदी में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं वायुमंडलीय दाब। बेटा इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट करी है ये देखो एकदम जस्ट सीधा नहीं है, सीधा मतलब थोड़ा सा कर्व टाइप में दिख रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन आप बना लेना अच्छे से। तो इस पॉइंट को क्या बोल रहा हूँ बेटा ए, और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताओ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस टेम्परेचर पर आया है। तो ये तो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, आप इसको टेम्परेचर के लाइन पर मिला दो तो देखो कहाँ पर बनने वाला होगा, तो इस तरह से आने वाला है यहाँ पर। और हमने ये बोल के रखा है कि जिस भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर आ जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये मेरा ए एंड बी का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट कितने पर आया है, तो आप सिंपल बता सकते हो कि ये 200 सेंटीग्रेड पर आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या किया कि भाई ए बी जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट 200 मैंने किसका मान के रखा था, प्योर सॉल्वेंट का रखा था। तो यहाँ पर चाहूँ तो मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि ये जो मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिखा रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में प्योर सॉल्वेंट का है। अब इसके अंदर इस प्योर सॉल्वेंट या वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर में मैंने क्या ऐड कर दिया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या अवाष्पशील विलय को मैंने ऐड कर दिया था, जिससे इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया था। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा क्या करने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पर मैं एक कर लेता हूं कि भाई जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन का किसी पॉइंट पर वेपर प्रेशर इतना रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या किया, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाऊँगा तो इसका एक पॉइंट आते जाएगा ऐसे करके इस तरह से। अब मुझे बता दो कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर आया है। तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलोगे कि आप यहाँ पर आया हुआ है, ऐसे बढ़ा के देखो। और इधर मैं टेम्परेचर को और इंक्रीज कर लेता हूँ, ये 200 था 250 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 250 सेंटीग्रेड, ठीक है, इसको x मान लिया हूँ। अब इसको अगर मैं नीचे की ओर लेके जाता हूँ तो बता दो कि ये कौन सा पॉइंट पर इसका बॉइलिंग पॉइंट आया है। तो आप बोलोगे 250 सेंटीग्रेड पर, क्योंकि जैसे ही हम लोग उसके अंदर में प्योर सॉल्वेंट के अंदर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए थे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया था। देखो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 200 और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 250। इस कर्व को मैं कुछ नाम दे देता हूं, जैसे C दे दिया, अब इस कर्व को मैंने दे दिया D। ये किसके लिए था, सॉल्यूशंस के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये वाली ग्राफ, ये किसका है, सॉल्यूशन का कर्व है। इस सॉल्यूशन के कर्व को मैंने क्या बोल के रखा है, C एंड D बोल के रखा है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बताया है कि भाई
पहले जो ए और बी था जिसको मैं प्योर सॉल्वेंट बोला था उसका बॉइलिंग पॉइंट 200 सेंटीग्रेड आया था। कैसे पता चला? क्योंकि इस पॉइंट पर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल हो चुका है? नहीं, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो गया है। इसका मतलब यही इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 200 सेंटीग्रेड था। अब मैं क्या किया, इसके अंदर में जैसे इसको सॉल्यूशन बनाया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालकर, तब इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। यही कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया था। अब मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो प्योर सॉल्वेंट का जो भी टेम्परेचर था उस टेम्परेचर को बेटा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर T और यहाँ पर लिख रहा हूँ B। T का मतलब टेम्परेचर है, B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है। क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट था और प्योर सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? नोड लगाते हैं। तो बच्चा जानता है। अच्छा, इसी तरह से ये जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को अगेन मैं क्या बोलूँगा? T और यहाँ लिखूँगा B। क्योंकि ये सॉल्यूशन है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट में मैं नोड नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब देखो TB और TB, T नॉट B एंड TB के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। इसी डिफरेंस को हम लोग मतलब ये टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है और इसी को हम लोग बोलते हैं डेल T। तो डेल T क्या मतलब पता चला कि TB माइनस T नॉट B इज इक्वल टू कितना होता है? TD होता है, डेल्टा T होता है। और डेल्टा T को हम लोग क्या बोलते हैं? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि ये डेल T क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ी आप कॉपी कर लो क्योंकि मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ बेटा, मैं स्पेस कहाँ से बनाऊँ? अच्छा, मेरे पास थोड़ा जगह हुआ है, इसको देख लेते हैं। मेरे पास स्पेस है, वैसे स्क्रीन पे आ जा रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक काम कर लेते हैं कि इनके बीच के डिफरेंस को हमने क्या बोल के रखा है? डेल T बोल के रखा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि TB माइनस T नॉट B इज इक्वल टू कितना होता है? डेल T होता है। और डेल T को हमने क्या बोल के रखा है? तो इसको दूसरे पेन से लिखते हैं कि डेल T को मैंने बोल के रखा है, डेल T को हम बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं का? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मेरे ख्याल से ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा 100% की ABCD जो मैंने कर्व बना के रखा है उस कर्व का क्या स्टेटमेंट था और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था। तो पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर आके आपको समझाता हूँ। हाँ, ये तो आप कॉपी कर लिए होगे। चलिए, एक बात तो मुझे समझाने वाला था। क्या बेटा कि ये T नॉट B मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेल T। डेल T का मतलब क्या है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मनी मोलल नहीं, सॉरी इसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक में उन्नयन इसी पॉइंट को बोला जाता है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, कहाँ पर लिखूँ? इसको मैं थोड़ा रफ कर दूँ क्या? थोड़ा सा रफ कर सकते हैं? नहीं, एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई ये TB और T नॉट B इसी को हमने क्या बोल के रखा है? डेल T। देख लो कि दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब TB और T नॉट बीच के अंतर को ही हमने क्या बोल के रखा है? डेल T। और डेल T को ही हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं क्या? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यही आपको कैलकुलेट करना था, मैंने आपको सिखा दिया है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हिंदी मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं? इसको क्वथनांक में उन्नयन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी 100%। हालांकि सारे के सारे हिंदी मीडियम के दिक्कत नहीं आएगी, बट ये बात मैंने आपको समझा दिया है। अब इसका एक थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको पहले कॉपी करो। हाँ बेटा, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ नहीं, केवल इतना ध्यान रखिएगा कि डेल यहाँ पर हमने क्या बोल के रखा था कि TB इज इक्वल टू T नॉट B इज इक्वल टू मैं क्या लिखवाया था? डेल T। यहाँ पर केवल छूट गया था TB। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर केवल और केवल आपको क्या लिखना था? B लिखना था। तो जहाँ पर मैंने दोनों पेज के टेम्परेचर बना के रखा था, मतलब कुछ ग्राफ जो हमने ऐसे बना के रखा था, इसका कुछ पॉइंट होगा, इस पॉइंट को आप वहाँ पर T डेल्टा लिखवाया था, यहाँ पर TB लिख लीजिएगा। बस ये प्रॉब्लम्स था, बाकी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब केवल और केवल B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट है। हालांकि अगर डेल TB लिखो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप डेल्टा P लिख देना, ठीक है? डेल्टा TB लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं,
क्या मुझे समझाने वाला था, यहाँ बस ये एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि ये जो डेल्टा टी बी होता है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास के, मतलब कैपिटल स्मॉल m के। तो यहाँ बस लिख लेते हैं क्या कि एक्सपेरिमेंटली या पाया गया है कि यह सिद्ध हुआ है कि क्या डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। और हमको पता है कि अगर मैं प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाऊंगा, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते तो यहाँ पास एक कांस्टेंट लगाऊंगा, यहाँ पास कांस्टेंट k लगाया हूँ, b लगा दिया हूँ, b का मतलब यहाँ पास क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यही पॉइंट आपको समझाना था, यहीं तक आपको सॉल्व भी करना है कि ये जो मैं kb लिखा हूँ ये kb क्या है, तो ये कांस्टेंट है, इसको इसी को हम लोग बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को एक दूसरा नाम भी बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कभी भी यहाँ से नहीं पूछा है, उसके लिए और थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन करना पड़ेगा, उसको हम बाद में करेंगे।